हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो है मात्र आपका 3 आपका और आपका सेट आपका बच जा रहा है डिस्कशन वाला है, जो कि आज ही आपको हो सकता है कि आपको एंड कर दिया जाएगा या फिर आपको इवनिंग में एक क्लास और आपको मिल जाएगा, और जिसमें कि आपको एक सेट आपका बचेगा तो कल आपको मिल जाएगा। तो डिस्कशन वाला पूरा आपका कंप्लीट आपका हो जाएगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम डेट आपका काफी आपका नजदीक आपका आ चुका है, तो कई सारे संस्था के द्वारा और कई सारे जो है टीचर्स के द्वारा आपको नोट्स आपको प्रोवाइड आपको किए जाते हैं, जिसमें कि काफी ज्यादा सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाता है। ये भी आपको अवेलेबल आपको कराया जाएगा। और साथ ही आप लोगों को पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर जुड़ जाना है। टेलीग्राम पर जाकर के आप लोग रिवीजन करेंगे, क्योंकि वहां पर काफी ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्नों को आपको सिलेक्ट किया जाता है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया जाता है। जितनी भी संस्था के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये सारा मैं आपको रिवील कराऊंगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में लोग फुल एंड प्रैक्टिस सेट को लगाने वाले हैं, तो पूरी वीडियो को माइंड कंस्ट्रक्ट करके देखना है, क्योंकि इसमें आपको सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया। इसके अलावा कक्षपाल का और साथ ही आपका जाए कुछ आपका फॉरेस्टर का आपका एक दो सेट आपका और आपका बचा हुआ है, जो कि काफी जल्दी आपको रिवील कराए जाएंगे। उसके बाद हम लोग नोट्स पर चलेंगे, सारा नोट्स को कवर करेंगे। डेफिनेटली आपके मार्क्स आपका इंक्रीज आपका हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए, एक नंबर में पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें देखिए आपका आंसर आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको इग्नोर करना, क्योंकि डिस्कशन वाला सेट दिया गया और ये आपका जो है किसी प्रकार का आपका प्रीवियस पेपर आपका नहीं, ये आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है, जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका पूछा जाता है, जिस बेसिस पर आपका पूछा जाता है और जो भी क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा था उन सभी को यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके दिया गया, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक भी क्वेश्चन को आपको इग्नोर नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी प्राप्त नहीं थी। ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। लोहा की जानकारी सिंधु सभ्यता के लोगों को नहीं था। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। और फिर यहाँ से आपको कुछ आपको डिस्कशन आपको दिया गया, जो इंपॉर्टेंट होगा उसको यहाँ पर हम लोग रिवील करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगर आपको ये पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता किस प्रकार की जो है ये सभ्यता थी, तो एक प्रकार की शहरी सभ्यता थी। और यहाँ पर आपको कहा है कि सर्वप्रथम दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई थी सिंधु सभ्यता को 1921 ईस्वी में। और कहा जा रहा है कि सभ्यता के विकास के दौरान वहाँ के लोगों को लोहे की धातु की जानकारी नहीं थी। हिंदू सभ्यता के दौरान कांसे की धातु का अत्यधिक प्रयोग होता था। कांसे की मूर्तियां तथा कांसे की ढलाई की काम का इस बात से साक्ष्य मिला है। यहाँ पर आपको इतने फैक्ट को याद रखना है। मेनली यहाँ पर आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता की जो खोज किया गया था ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में आपका हुआ था। और सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहा का ज्ञान प्राप्ति नहीं थी। और जितनी भी औजार जो है सिंधु सभ्यता के अंतर्गत मिले हुए हैं ये सभी आपके तांबे के बने हुए हैं, जिसमें कि कांसा की मूर्तियां भी मिले हुए हैं। और साथ ही आपको याद रखना है कि कांसा की ढलाई का काम इस बात के साक्ष्य यहाँ पर आपका जो है मिले हुए हैं कि कांसा की ढलाई से रिलेटेड वहाँ पर काम आपके होते थे। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे। तो आपका नंबर हो जाएगा गौतम बुद्ध। यहाँ पर भी जितनी भी आपका फैक्ट यहाँ पर आपको दिया गया इसको आप सभी लोगों को रिवील करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपका हर एक बार पूछे जा रहे हैं। तो जिसमें कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था। देखिए इसका जो जन्म हुआ था ये आपका लुम्बिनी में हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि इसका जन्म जो है कितने ईसा पूर्व हुआ था। ये आपका जो है 563 ईसा पूर्व हुआ था। और यह फैक्ट यहाँ पर आपको याद रखना। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया ईसा पूर्व, कहा जा रहा है कि शाक्य कुल के राजा यहाँ पर आपको दिया गया सुधोधन के घर में हुआ था, और उसकी माता का नाम महामाया था। तो ये आपको याद रखना है, उनकी माता का नाम क्या था, महामाया था। और ये इसका जन्म जो है किनके घर में हुआ था, यहाँ से क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया है। जन्म इसका कब हुआ था, 500 आपका 63 ईसा पूर्व हुआ है। और इसके बचपन का नाम क्या था, तो याद रखेंगे आप सभी लोग सिद्धार्थ था। और यहाँ पर आप पूछा रहा है कि इसके बौद्ध धर्म के जो संस्थापक कौन थे, आपका गौतम बुद्ध। और इनका जो जन्म हुआ था ये आपके लुम्बिनी में हुआ था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से था। ये आपका हमारा पूछा रहा था, याद रखेंगे ये आपका गदर पार्टी से था। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि गदर पार्टी की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो 1913 में हुआ था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है, बताना आप सभी लोगों को कि काकोरी डकैती षड्यंत्र ये कब हुआ था। ये आपको हमारा पूछा है। तो फ्रेंड याद रखेंगे कि काकोरी डकैती षड्यंत्र ये कब हुआ था, ये आपके 1925 में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा है, जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी, कब घटित हुई थी। ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किस ब्रिटिश जनरल ने, कहा जा रहा है कि पोर्टो नोवे में हैदर अली को हराया था। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा सर आयर कूट के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर आपका
बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि होम रूल लीग की आंदोलन किसने प्रारंभ की थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जाएगा। याद रहेगा आप सभी लोगों को, अगर आपको ये पूछा जाता है कि इनका शुरुआत कब किया गया था, तो 1916 में आपका किया गया था। डेट भी आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र यहाँ पर आपको दिया गया कि लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये आपका जो है लास्ट सपर और साथ ही आपका मोनालिसा और आपका जो है वर्जिस ऑफ आपका रॉक्स, तो ये सभी जो है आपका जो मतलब चित्रण जो किया गया है ये आपका जो है लियोनार्डो द विंची के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आप लोग डायरेक्ट याद रखेंगे इन चीज़ों को, यहाँ से आपका डायरेक्टली आपका पूछा जाता है कि मोनालिसा किनके द्वारा चित्रित है, तो आप लोग याद रखेंगे जो है ये आपका लियोनार्डो द विंची के द्वारा। यहाँ से क्वेश्चन आपका बारीकी से यहाँ पर आपका कई बार आपका पूछा गया है, जिसमें कि अलग अलग आपको करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि द लास्ट आपका जो जजमेंट आपका है ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि फ्रांस में कहा जा रहा है कि पेरिस कम्यूनिन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। कम्यूनिन की स्थापना कब हुआ था, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि फ्रांस में जो है पेरिस कम्यून की जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1871 ईस्वी में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोगों को रोजगार देना ये आपका यहाँ पर आवश्यक आपका हो जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार ऐसा किसी प्रकार का रिक्वायर्ड आपका नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दिया गया सुदृढ़ पंचायती राज, ये भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा क्या जा रहा है कि नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, तो ये सभी आपका करेक्ट दिया गया। मतलब 1, 3 और आपका जो है 4 आपका राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी में दिया गया है, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रखा जा रहा है कि संविधान के लागू होने समय निम्न आदर्शों में से किस प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समाजवादी, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को मानता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये कई बार आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ये भाग जो है आपके 6 में दिए गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा रहा है, यहाँ से कुछ आपका महत्वपूर्ण आपका फैक्ट दिया गया, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान का भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। यह संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 में उल्लिखित है। ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को आप सभी लोग। अगला यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहे कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपके 44वां संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। और 44वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये आपको 1976 में हुआ था, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे 14 नंबर में, कहा जा रहा है कि डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किया जाता है, राज्यपाल का किया जाता है, महान्यायवादी क्या किया जाता है, महाधिवक्ता का नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। और साथ ही आपको याद रखना राज्यपाल के द्वारा ही आपका जो है सीएम की नियुक्ति यानी कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति की जाती है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि कहा जा रहा है विधि अधिकारी होता है। राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल और महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व भेजते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान के द्वारा भेजे जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि इस प्रश्नों को मैंने जो है ऑलरेडी आपको प्रैक्टिस सेट में आपको कराया हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहे। ये कई बार क्वेश्चन आपका रिपीट आपका हुआ है,
तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा राजस्थान। और सर्वप्रथम जो इनका जो किया गया था, मतलब जो राजस्थान में जो लागू किया गया था 1992 में किया गया था, याद रखेंगे आप सभी लोग। और 73वें संविधान संशोधन जो इनका जो मतलब संविधान संशोधन करके जो त्रिस्तरीय ढांचे के रूप में और साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को जो लागू किया गया था, ये 13वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि 13वां जो आपका 73वां संविधान संशोधन है, ये आपका किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में कहा जा रहा है कि प्रभाव में आई थी? ये आपको हमारा पूछा रहा है, यानी कहने का मतलब है कहा जा रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 1949 में आई थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे एग्जैक्ट अगर हम लोग बात करें तो जैसा कि आपको पता है कि 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपका 14 जो है आपका सितंबर 1949 हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होती है? ये आपको हमारा पूछा है। इसके पहले जो मैंने ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड किया है, ये क्वेश्चन आपका वहाँ पर मैंने आपको रिवील आपको कराया हुआ है। तो यहाँ पर आपका टोटल हो जाएगा 24 तिलियां। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारतीय ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का रेशियो क्या होता है, तो आपका 3:2 हो जाएगा। अगर आपको चौड़ाई और आपको लंबाई के रेशियो के बारे में पूछा जाता है तो 2:2 आपका 3 हो जाएगा। और साथ ही आपको याद रखना है कि झंडा को जो डिजाइन तैयार किया गया था पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को यहाँ से याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फिर याद रखेंगे पृथ्वी का प्राकृतिक जो उपग्रह है ये चंद्रमा हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नीला ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? तो नीला ग्रह के रूप में पृथ्वी को जाना जाता है, याद रखेंगे। या फिर जीवाश्म ग्रह के रूप में अगर पूछा जाता है तो ये आपके पृथ्वी को ही जाने जाते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा को समताप रेखा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे इसमें मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड आपका हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, और सल्फर डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होते हैं। और मुख्य रूप से आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, लेकिन इसमें अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का किसी प्रकार का इसमें आपका भूमिका नहीं रहती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल मंडल में शामिल है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका नंबर लगभग आपका 70% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। रेंज में अगर देखा जाता है तो लगभग आपके देखा जाए तो आपका 70 से आपका 75% आपको कर करके आपको दिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट अगर पूछा जाएगा तो आपका 70% हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी होकर गुजरती है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये राजस्थान से होकर के गुजरती है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें जितनी भी क्वेश्चन आपको दिया गया अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, नाथुला दर्रा डेस राज्य में अवस्थित है? फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? ये आपके सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। गांधी सागर बांध जो है ये किनका हिस्सा है? ये आपका चंबल परियोजना का हिस्सा है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भाखड़ा हीराकुंड नागार्जुन सागर और उकाई परियोजना क्रमशः किस नदी पर स्थित है? ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि जो आपका भाखड़ा नंगल परियोजना है ये आपका सतलज नदी पर है। और ऑप्शन में अगर देखा जाए क्रमशः का दिया है, तो मतलब जिसके बारे में पहले आपको कहा जा रहा है उसी के बारे में पहले आपको मैच करना है। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। हीराकुंड आपका महानदी पर जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। इसके अलावा नागार्जुन सागर बांध की अगर हम बात करें तो ये आपका यहाँ पर कृष्णा नदी पर हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया गया है कि इसके अलावा उकाई परियोजना तो ये आपका ताप्ती नदी पर है। तो इतने फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है, पूरा आप लोगों को याद करना है। ये वाला क्वेश्चन आपको यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा रोडवेज। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया था। अब देखिए यहाँ से कुछ छात्र कमेंट कर रहे थे इस प्रकार के क्वेश्चन में कि आपका प्रीवियस पेपर का जो है
यहाँ पर आपका करंट आपका दिया गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ ऐसे आपका जो है करंट आपका रहता है जो काफ़ी हाईलाइटेड आपका रहता है, या तो फिर उसके बाद कोई डेटा अगर नहीं आया रहता है उससे रिलेटेड तो वो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी खान सर के द्वारा आपको दिए गए, तो उतना मैं आपको ये चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि क्यों आपको दिया गया, लेकिन क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस सेट अगर आप लगाएंगे तो आप देखेंगे, या फिर कोई भी एग्जाम अगर काफ़ी ज़्यादा एग्जाम अगर आपने दिया होगा तो आपने देखा होगा कि प्रीवियस वाला, जैसे कि आप 2023 में एग्जाम देंगे तो 22 वाला 19 वाला भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, मतलब उससे रिलेटेड अगर कोई डेटा अगर अभी तक आपका नहीं आया हुआ रहता है तो ये पहले वाला आपका पूछा जाता है। जैसे 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग अभी क्वेश्चन आपका पूछा रहा है, क्योंकि 2021 में आपका जनगणना आपका नहीं हुआ, इसलिए क्या है कि पहले वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों इस प्रकार के प्रश्न को आपको दिया गया, क्योंकि एक छात्र का कमेंट रहा था। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या होता है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को डैश का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो बताएंगे आप लोग कि किस प्रकार के चीज़ों का निर्णय लिया है, तो मोटे अनाजों का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, बताना आप सभी लोगों को कहा जा रहा है कि हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है तो आपके जो है नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा, जो कि अमेरिका के निवासी थे। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाने जाते हैं तो एम एस स्वामीनाथन को जाने जाते हैं, तो अब यहाँ पर आपका सी आपका करेक्ट हो जाता है। लेकिन ऐसा अगर डायरेक्ट आपको नहीं पूछा जाता है कि भारत से रिलेटेड अगर नहीं करके पूछा जाता है और डायरेक्ट अगर आपको पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं तो आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति से रिलेटेड अगर बात करें कि किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा बढ़ावा मिला था, तो गेहूं के क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा मिला था। इतने फैक्ट को आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला शहर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा अहमदाबाद। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, याद रखेंगे आप सब लोग। यदि सरकार की कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक हो इसे हम लोग क्या कहेंगे, तो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रखा जा रहा है अल्पाधिकार में क्या होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक आपका एकाधिकार होता है जिसमें कि आपका क्या होता है कि एक समान रूप से अगर मांग बाजार में प्रचलित रहता है, और सेवा अगर बात किया जाए कि जो सेवाएं रहती है वो आपका सीमित अगर रहता है तो इसे हम लोग जो है एकाधिकार के नाम से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है अल्पाधिकार का मतलब क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जब भी कभी एक ही विक्रेता रहता है तो इसे हम लोग एकाधिकार के नाम से जानते हैं, और जब आपका एक से अधिक विक्रेता रहता है तो इसे हम लोग जो है अल्पाधिकार का मतलब होता है कि जिसमें कि आपका जो है 2 विक्रेता हो। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका पूछा गया है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 1930 में कहा जा रहा है कि सीवी रमन ने डैश के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो याद रखेंगे आपका भौतिक शास्त्र के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, बताना आप सभी लोगों को कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी कहा जा रहा है कि संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। तो ये बादलों के पार ये आपका जो है विष्णु प्रभाकर जी का रचना नहीं है, बाकी इंसान क्या हुआ दोषी था, प्रकाश और परछाई, तो ये सभी उनके द्वारा है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो फिर याद रखेंगे आप सभी लोग कि प्रत्येक वर्ष भारत में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये जो है आपके 26 नवंबर को किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट हमारा आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा घूमरा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि फूलों से संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, तो इसे हम लोग जो है फ्लोरिकल्चर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि फूलों से संवर्धन विज्ञान को क्या कहा जाता है, इसे जो है फ्लोरिकल्चर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने पूछा जा रहा है, कोशिका कहा जा रहा है कि पूर्ण सशक्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हेवरलैंड हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। दांतों के उचित निर्माण के लिए ये आपका यहाँ पर हो जाएगा लोहा, जिसे हम लोग आयरन बोलेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि दांत में जो है किस प्रकार के जो है तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें आपका जो है कैल्शियम फॉस्फेट आपके पाए जाते हैं, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हमारे शरीर में पित्त कहाँ पर पैदा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यकृत में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग हमारे शरीर में पित्त कहाँ पर पैदा होता है, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा यकृत में। फ्रेंड यहाँ से आपका पूछा जाता है कि पित्त का जो है
pH मान कितना होता है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो 7.7 जो है ये आपका पित्त का pH मान होता है, जबकि ब्लड की अगर हम लोग बात करें तो 7.4 होता है। जबकि अगर हम लोग बॉडी की pH मान की अगर हम बात करें तो 0.7 से लेकर के 0.8 के बीच आपका होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट जाएगा, तो ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि मानव रक्त का pH मान कितना होता है। जस्ट अभी आपका रिवील आपका हुआ है, तो आपको हो जाएगा 7.4। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि हड्डी जो है एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपका और भी आपका पूछा गया था कि रक्त जो है किस प्रकार के ऊतक का उदाहरण है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि रक्त जो है एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक का उदाहरण है। जबकि हड्डी के बारे में पूछा जाता है तो आपका यहाँ पर हो जाएगा संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए, यहाँ पर आपको नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग कि प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था, ये आपका चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। रटते जाएंगे आप लोग क्योंकि समय काफ़ी को ज़्यादा कम आपका बचा हुआ है। यहाँ पर आपका जाएगा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत कितने दिया था, ये आपका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि पराबैंगनी किरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये त्वचा कैंसर होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा जो है पाए जाते हैं ये नम एवं जो है छायादार आवासों में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ब्रायोफाइटा के अंतर्गत हम लोग बात करें तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि जैसे जलकुंभी कुछ ऐसे आपका पौधा होता है जो कि आपका थल पर भी रह सकता है, मतलब जमीन पर रह सकता है, और साथ ही आपका जो है पानी में भी आपका रह सकता है, जो कि क्या करता है कि पानी से ही हुआ, मतलब हाइड्रोपोनिक्स पौधा के नाम से हम लोग उसे जानते हैं। और ये क्या करता है कि पानी के सतह पर भी रहता है, तो ये आपका जीवित रहता है और ये अपनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को कायम रखती है, जिसे हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ग्लाइसिन जो आपको दिया गया ग्लाइसिन ये आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बाकी आपके सभी कार्बोहाइड्रेट आपका है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि हरित गृह प्रवाह किस गैस के अधिक मात्रा होने से बढ़ता है, ये आपको मेरा पूछा रहता है। हरित गृह जो है ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से आपका बढ़ता है, जिसे हम लोग अगर अधिकतम मात्रा में हो जाता है तो इसी को हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है इसलिए थोड़ा स्पीड खींचेंगे, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका रिपीट आपका होने लगा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट को हम लोगों ने जो है लगा लिया हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है एम्पियर किसकी इकाई है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। विद्युत धारा का जो यूनिट होता है ये आपका एम्पियर होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। डायरेक्ट आपका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, याद रखेंगे। आवर्तकाल का सूत्र जो होता है आपका 2π√, आपका L/ आपका G होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आपको याद रखना है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आवर्तकाल का सूत्र आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 2π/√, आपका L/ आपका G होता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर की दूरी तक उठाए गए हैं। कहा जा रहा है उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी किसी वस्तु को उठाया जाता है तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला आपका लग जाता है, ये आपका mg आपका h लग जाता है, जिसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यानी कि PE के नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक उठाया जाता है। तो 1 मीटर तक यानी यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा। जी का मान आप 9.1 को आप रखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए वस्तु का वजन आपको दिया गया है क्या, तो कहा जा रहा है कि ऊपर की ओर उठाए जाते हैं तो लड़के द्वारा क्या होगा, ये आपको मेरा पूछा रहा था। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि किसी भी प्रकार का यहाँ पर आपका जो है मास आपको नहीं दिया गया, तो मास को आप लोग पुट नहीं करेंगे, इसको आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे तो 9.8 ही आपका आ जाएगा। और 9.8 की अगर हम बात करें तो ये आपको ऑप्शन बी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, लिखा गया आपको कि कहा जा रहा है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या जहां बल नियतांक के है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि यहाँ पर आपका क्या होगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1/2 mv आपका स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आपका होता है। जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो सॉरी आपका PE आपका होता है, और इसमें अगर देखा जाए तो आपको कहा जा रहा है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक के है। तो इसके लिए आपको डायरेक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है काइनेटिक एनर्जी पर आपका नहीं जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। लेकिन यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पर इसको जो है ये आपको डिफाइन आपको किया गया, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला होता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए
उपयुक्त धातु कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एक अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इसमें जो आपका लोहे का प्रयोग किया जाता है, स्टील का किया जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो विद्युत चुंबक अगर बनाना हो तो इसमें नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है यहाँ पर आपको अस्थायी चुंबक अगर बनाना हो तब इसमें किस प्रकार के चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा इसमें आपका स्टील का प्रयोग किया जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आप लोग अटेम्प्ट ले लिए होंगे और यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका पृष्ठ तनाव हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये क्वेश्चन इतना हमारे एग्जाम में आपका पूछा गया है कि सभी के माइंड में लगभग फिट होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि उष्मा के बढ़ने पर ताप क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जब भी कभी क्या होता है कि उष्मा को बढ़ाया जाता है तो कहा जा रहा है कि इसमें ताप क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ताप भी आपका क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाए, एक दूसरे के आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब उष्मा बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कह रहे कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बना सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। वास्तविक वस्तु का वास्तविक जो प्रतिबिंब बनाता है ये केवल अवतल दर्पण के द्वारा बनाए जाते हैं, बाकी उत्तल के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है। राइट आंसर यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। विद्युत धारा उत्पन्न करना है तो इसमें जनरेटर को लगाएंगे जिसे हम लोग डैनवो या जनित्र के नाम से जानते हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका CSBC के द्वारा जितनी भी आपका एग्जाम कंडक्ट होता है ये लगभग शिफ्ट में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दूध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें पाश्चुराइजेशन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि दूध को एक निश्चित समय तक लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाता है, इसको पुनः जो है ठंडा कर दिया जाता है, जिसे हम लोग पाश्चुराइजेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है कि द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें हाइग्रोमीटर का किया जाता है, या फिर वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता की नमी को मापने के लिए जो है इसमें भी हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये वोर के द्वारा बताए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका N2 हो जाएगा, जिसे हम लोग लाफिंग गैस के नाम से जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, तो बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये किस प्रकार के ऑक्साइड है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। एल्यूमिनियम जो ऑक्साइड होता है ये आपका होता है उभयधर्मी ऑक्साइड। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये आपका क्यों होता है, चूंकि Al2O3 जो आपका होता है ये आपका होता है उभयधर्मी, चूंकि ये क्या करता है कि आपका जो है धातु के गुण को भी प्रदर्शित करता है, साथ ही आपका जो है और धातु के गुण को प्रदर्शित करता है, मतलब अम्लीय और आपका क्षारीय ये दोनों के गुण को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक आपका होता है Zn आपका O होता है, ये भी आपका जो है उभयधर्मी गुण को प्रदर्शित करता है। याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है Al2O3 आपका होता है और साथ ही आपका ZnO होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है, बताना आप सभी लोगों को कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, आपका 7 हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग इसको निकालना चाहते हैं तो आप लोग निकाल भी सकते हैं। जैसे कि देखिए आपको मैग्नीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए मैग्नीज के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, तो मैग्नीज को हम लोग चलिए मान लेते हैं क्या एक्स आपका मान लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको जो है यहाँ पर आपको के दिया गया है, मैग्नीज को हम लोग Mn को माने हुए हैं, और के का अगर आप कॉन्फिगरेशन अगर आप लिखते हैं तो के का जो आपका पोटेशियम और इसका जो परमाणु संख्या आपका हो जाता है, ये आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपका 2 और आपका 8 और आपका 8 और आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 1 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो प्लस आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन आपको दिए गए, ऑक्सीजन में यहाँ पर आपको कितना दिया गया, तो यहाँ पर आपको दिया गया है 4। अच्छा ऑक्सीजन में अगर देखा जाए तो टोटल आपका कितना आपका होता है, तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्षा में टोटल आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका 2 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए 4 आपको दिया गया, 4 से आपको सिंपली क्या करना है, आपको गुना कर देना है, और बराबर आपको हमेशा आपको 0 लेकर के चलना है। तो x और प्लस आपका 1, और इसको अगर गुना करेंगे तो 4 दूना 8, माइनस आपका जो है आपका माइनस 8 हो जाएगा बराबर 0। देखिए 8 में 1 को घटाएंगे तो -7 होगा, और -7 उस पर जाएगा तो प्लस आपका 7 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। ऑक्सीडेशन संख्या आपने पढ़ा होगा,
ऑप्शन यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक जो नाम होता है ये आपका धोने का सोडा होता है। इसका सूत्र की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा Na2CO3 आपका हो जाएगा, और इनटू आपका 10H आपका 2O आपका होता है, जिसे हम लोग सोने का जो है धोने के सोडा के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग जो है सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट धोने के जो सोडा होते हैं जल के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं, तो ये आपके 10 परमाणु आपका मौजूद होते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख भी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है कि जल के एक अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं सोडियम कार्बोनेट में। तो आपको याद रखना है, इसमें आपका टोटल आपका 10 अणु जो है आपके परमाणु आपके मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि, बताएंगे आप लोग, रीजन देना है यहाँ पर आपको। तो प्रतिबल का विकृति के अनुपात से आपका अधिक होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका प्रतिबल का जो है विकृति से अनुपात अधिकतम होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाए, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा टॉलन अभिकर्मक। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको रिपीट कर लेना एक बार और आपको कि नया क्वेश्चन आपका है। तो कहा जा रहा है यहाँ पर आपको कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है, आपका यहाँ पर हो जाएगा टॉलन अभिकर्मक। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि कार्बन 60 एक अणु जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु मौजूद होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 आपका जो है पंचभुज और 20 आपका जो है षटभुज आपका होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि सभी जातिवाचक संज्ञा का समूह कौन सा है, ये आपको मेरा पूछा रहा था। जातिवाचक के बारे में बताना, तो लड़का, नागरिक और कार, ये आपके जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए अगला यहाँ पर आपको पूछा रहे, कहा जा रहा है कि चर्चा शब्द से बना विशेषण कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा चर्चित। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता है अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित, कहा जा रहा है कि रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। कहा जा रहा है कि तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। ये किन चीज़ों को बता रहा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका है, जितना आप खाएंगे उतना ताकतवर बनेंगे। तो एक प्रकार का आपका परिणाम निकलेगा। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, नीलकंठ में किस प्रकार के समास है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें आपका यहाँ पर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मंत्रवधु। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कह रहे कि खोटा शब्द का विलोम क्या होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आपका यहाँ पर हो जाएगा खरा। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ईद का चांद होना। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुल्क द्वारा रचित कविता की पंक्ति किस प्रकार का निबंध है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका हो जाएगा समीक्षात्मक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट है। हिंदी का प्रश्नों को आपको ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी का युग का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखना है आप सभी लोगों को। कहा जा रहा है यहाँ पर आपको प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपका आर्टिकल 243 के तहत। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कहा जा रहा है कि विथ अप्रोप्रिएट आर्टिकल। तो कहा जा रहा है कि सी हैज, कहा जा रहा है कि हेडेक बट ही हैज़ गॉट डैश। यहाँ पर आपको दिया गया कि अपेंडिसिटिस। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन के रूप में आपका क्या प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका किसी प्रकार का आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है आई हैव लॉट वन ऑफ माई, कहा जा रहा है कि ग्लोव्स आई डैश, कहा जा रहा है कि ड्रॉप्ड इट, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको कि समवेयर्स। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्ट हैव। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो कहा जा रहा है आई बाउट ऑल दिस बुक्स डैश आर एस ओनली 700 रुपया। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका क्या प्रीपोजिशन के रूप में आपका प्रयोग होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4। राइट आंसर यहाँ पर आपका जाए डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि जीएल साइनोनिम्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जीएल्स का साइनोनिम्स क्या होगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा
एंथोस यहाँ पर आपको दिया गया एंथोस, सीएम्स आपको दिया गया है, राइट आंसर सिम्स आपको दिया गया है, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा दिया गया यहाँ पर आपको कि कहा जा रहा है कि चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द कहा जा रहा है कि वर्ड। तो यहाँ पर आपको दिया गया एमिकेबल दिया गया है, और इसके लिए जो यहाँ पर आपका पूछा रहा है कि अपोजिट मीनिंग कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। आपका यहाँ पर हो जाएगा हॉस्टाइल, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है हॉस्टाइल दिया गया, इसका मतलब होता है शस्त्रपूर्ण, और क्रेजी मतलब पागल। कुछ आपको वर्ड को आपको ध्यान में आपको रखना है जो कि आपके आगे आपको काम आएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जो भी आपको फैक्ट आपको दिया गया, क्योंकि सर आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, इसलिए जो भी आपको फैक्ट आपको दिया गया आप लोगों को ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन हमारा कि फाइंड द मीनिंग ऑफ आइडियम्स फ्रेज। यहाँ पर आपको दिया गया कि प्रिंटेड इन ब्लड कहा जा रहा है आपको कि बोल्ट दिया गया, बोल्ट डू नॉट आपको दिया गया है एड फ्यूल टू द फायर। तो बताएंगे आप लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसके बारे में बताना कि कौन सा वर्ड है जो कि इनका मीनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एग्रेसिव आपका जो है ट्रबल आपका हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाइड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। कहा जा रहा है कि मिल्टन कहा जा रहा है कि थाउ शुडंट बी आपको कहा जा रहा है कि लिविंग एट दिस यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आवर। इसके लिए बताना है आप लोगों का राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एपोस्ट्रोफी, राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स बाय द चूजिंग द राइट ऑप्शंस। तो कहा जा रहा है कि आइदर मीना और कहा जा रहा है कि सुनीता विल करेक्ट डैश कहा जा रहा है कि हैंड बैग फ्रॉम द ऑफिस। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा हर, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इंग्लिश का यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी करेक्ट आपको लग रहा है इसको यहाँ पर आपको हिट करना है। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका नॉर्मैकली आपका हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग वर्ड पर देख लेंगे, राइट आंसर यहाँ पर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि चूज द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ पर आपको एनओई, इसके लिए बताना है कि कौन सा जो है मीनिंग ये आपको सेम मीनिंग को आपको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ये कहा जा रहा है एनओई, इसका जो मीनिंग आपको रिप्रेजेंट करेगा ब्रदर, ऑप्शन यहाँ पर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको जो है अगर प्लस का मतलब आपका भागा, जहाँ प्लस है वहाँ पर भाग रखेंगे, जहाँ माइनस है वहाँ गुना रखेंगे। इसको आप लोग खुद से आप लोग कैलकुलेट करेंगे। तो इसको सारा को मैं स्किप करने वाला हूँ। यहाँ पर आप लोगों को खुद से इसको सॉल्व करना है। सारा ये आप ऑप्शन आपके सामने, आप सभी लोगों को इसको कैलकुलेट करना है। क्योंकि रीजनिंग में सॉल्व नहीं करूँगा, रीजनिंग काफ़ी ज़्यादा आपका ईजी है, आप लोगों को खुद से सॉल्व करना है। क्योंकि टाइम किल करने से कोई फायदा है नहीं, इसलिए रीजनिंग जितने भी आपको दिया गया सारा का सोल्यूशन आपको दिया गया, इसको आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सारा का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया। ये रहा ऑप्शन, इसके यहाँ पर आपको जो है आप लोग देख लेना, सारा यहाँ पर आपको दिया गया। और देखिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जितनी भी आपको जो है सीट आपको दिया गया था, ये आपको शुरू आपको कर दिया गया है, जिसमें कि कल मैंने एक क्लास को प्रोवाइड भी किया है। अगर आपने नहीं देखा तो आपको सारा आपको प्ले लिस्ट में अवेलेबल मिल जाएगा। तो वहाँ जाकर के आप लोग क्लास को अटेम्प्ट लेंगे, काफ़ी उसमें बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को आपको अरेंज किया गया, जो कि मैंने कंप्लीटली आपको रिवील कराया है। तो यहाँ पर आप लोग रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग जो है खुद से बनाएंगे, ठीक है, जितने भी आपको दिया। इसमें देखिए रीजनिंग और साथ ही आपका जो है मैथमेटिक्स यहाँ पर इसलिए मैं आपको सॉल्व नहीं करता क्योंकि इसमें आपको सोल्यूशन आपको दे दिया गया है। और जैसे कि रुक्मिणी पब्लिकेशन हो, चाहे आपका जो है आपका खान सर का जितनी भी आपका इसके अलावा जो भी आपका 10 सेट के अलावा जितनी भी आपका सेट आपका 27 दिया गया, सारे में मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है। और जो आपके ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो आपका बुक आपका आया हुआ है, इसमें भी मैंने आपको कंप्लीटली जितनी भी आपका मैथ और साथ ही आपका रीजनिंग का क्वेश्चन आपका है कंप्लीट मैंने आपको सॉल्व कराया है। और साथ ही आपका जो है किरण पब्लिकेशन में भी काफ़ी हाई लेवल तक का आपका मैथमेटिक्स मैंने सॉल्व कराया है। तो जी बिल्कुल आपके जो है एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, जितना हाई लेवल तक मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से आप लोग जाकर के विजिट करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन दिया गया, तो सारा आप लोग देख लेंगे यहाँ पर आपको, और आप लोगों को इसका सोल्यूशन जो आपका सॉल्व कर लेना है। इसमें देखिए आपको लेंदी आपको नहीं दिया गया, सभी में आपको शॉर्ट तरीका से आपको दिया गया, इसलिए इसको सॉल्व करना कोई जरूरी नहीं। आगे ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, तो इसको भी आप लोग खुद से आप लोग जो है इसका सॉल्व करेंगे। अगला यहाँ पर आपको देखिए सर आपको ट्रिक्स आपको दिया गया, इन सभी को आपको सॉल्व करना है, क्योंकि मैं भी आपको रेशियो मेथड से आपको सॉल्व कराता हूँ। और यहाँ पर आपको तो रेशियो मेथड से ही आपको तुलना करके आपको दिया गया, तो सारा आप लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये आपको मेरा पूछा रहा था। राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका ये आपका मेरा गलत हो जाएगा। कहा जा रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये आपका हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन है आपका सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी कहा जा रहा है कि अहिल्या बाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है, ये आपको मेरा पूछा रहा। तो अहमदनगर जो है ये महाराष्ट्र का है। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने, यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है। ये आपको मेरा पूछा रहा था, ये भारत ने जीता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए आपका करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप जीता, तो ये भारत के द्वारा जीते गए हैं। राइट आंसर यहाँ पर आपका ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जितनी भी 100 क्वेश्चन आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है, और मात्र आपका 3 सेट आपका बचा हुआ, इवनिंग में 1 सेट और आपको मिल जाएगा।
तो उसके बाद से आपका जो है 2 सेट आपका बचेगा। कल तक इसको एंड कर लेंगे हम लोग। उसके बाद जो भी आपका लेटेस्ट अभी आपका नोट्स वगैरह आएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमांडिंग कराएंगे। और साथ ही आपका जो भी आपका छोटा बड़ा आपका है सारा कुछ आपको जो है कंप्लीट आपको जो है काफ़ी जल्दी आपको कंप्लीट आपको रिवील आपको मिल जाएगा। जो भी आपका बुक से आपका थोड़ा बहुत जैसे कि आपका कक्षपाल और आपका कुछ आपका प्रीवियस पेपर आपका छूटा हुआ है क्योंकि 10th के बेसिस पर आप एग्जाम आपका कंडक्ट हुआ है, जो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आपका रिपीट आपका हो रहा है, तो काफ़ी जल्दी इन सभी चीज़ों को मैं आपको प्रोवाइड आपको करने वाला हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, जो जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आप नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।